This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज इस स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ A.K. भट्टाचार्य। श्री भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से। Benchmark domestic stock market indices rise. Sensex adds over 300 points. Nifty settles near 24,200 level. India's industrial output grows by 6.7% in July this year, and India's foreign exchange reserves surge to a record high of $729.3 billion as of the previous week. घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला। निफ्टी 24,200 के स्तर के नजदीक बंद हुआ। देश के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष जुलाई में 6.7% की वृद्धि हुई और देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह में बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 729 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए अब शुरू करें शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला। घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी तेज रही। प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 331 अंक यानी 0.43% की बढ़त के साथ 77,265 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 85 अंक यानी 0.35% की तेजी दर्ज करता हुआ 24,176 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स में मामूली बढ़त देखने को मिली, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.2% लाभ के साथ बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. Sensex advanced by 331 points, 0.43% to close at 77,265. Nifty gained by 85 points, 0.35% to settle at 24,176. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index eked out a marginal gain, while the small-cap 100 index added 0.2%. Earlier, the markets opened with a gap up after falling for two consecutive sessions and traded in a narrow range throughout the day. नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 21 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए। लाभ उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में सबसे अव्वल रही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके शेयर 4.1% बढ़त के साथ बंद हुए। इन्फोसिस को 3.3% का और टेक महिंद्रा के शेयर 3.2% मुनाफे के साथ बंद हुए। उधर घाटा उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 1.3% लुढ़क गए। अल्ट्राटेक सीमेंट को 1.2% का नुकसान हुआ, जबकि एशियन पेंट्स के शेयर 1.1% नीचे आकर बंद हुए। In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors edged upward. Among the top gainers, focused IT jumped 3.4%, information technology climbed 3.3%, and PSU banks rose by 1.3%. In contrast, insurance decreased by 0.6%, realty, consumer durables, and oil and gas each dipped by 0.3%, and FMCG as well as energy fell by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,308 companies advanced, 2,029 companies declined, and 212 companies remain unchanged. नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 16 पैसे मजबूत हुआ। 95 रुपए 39 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
एक भी आज हम बाजार की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में तेजी रही, क्या प्रमुख कारण रहे आज की तेजी के पीछे? प्रधान जो कारण जो आज हमें दिखने को मिला वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट ने काफ़ी इसमें प्रकाश डाला है। अगर आपको मालूम होगा कि वैश्विक बाजार में एनवीडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है एक दो दिन पहले उसका जो परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी आशाजनक रही है और उस आशाजनक परफॉर्मेंस से अनुप्राणित होकर आज के आईटी सेक्टर में काफ़ी उछाल दिखने को आई है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी उछाल आई है पर उतना नहीं आया जितना कि आईटी सेक्टर में आई है। मैं कहूँगा कि जो पिछले 2 दिन की जो गिरावट के बाद जो बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में ज़्यादा सेंटर्ड थी, आज की जो रिवाइवल जो है स्टॉक मार्केट की वो आईटी सेक्टर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। करीबन 3% आईटी सेक्टर का एक दिन में बढ़ना ये आईटी सेक्टर का एक नया असेसमेंट मुझे लग रहा है कि हो रहा है कि पहले में जो एआई लेड जो एक हताशा एक छा रही थी, मुझे लग रहा है कि वो हताशा को दूसरी तरह से उसका एक आकलन किया जा रहा है। उसी का परिणाम आज स्टॉक मार्केट हुआ था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी भी पैसा ले जा रहे हैं, पर अगर आप नेट बाई, नेट खरीदी और नेट बेचने में अगर उसको देखें कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो बेचना जो है उसकी गति थोड़ी कम हुई है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो खरीदना नेट बाई जो हुआ है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो उससे जो मार्केट में थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी आई है वही आज के मार्केट में वो दर्शा रहा है। और तीसरी बात यह है कि मार्केट में शायद कुछ आशा की किरणें को दिखने को आई। वो आशा की किरणें लगा कि मुझे 2 तरफ से आई। एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो नंबर जो आए हैं उसमें हालांकि वो लैगिंग नंबर्स हैं, वो फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स नहीं है, पर उसमें ये लगा कि शायद फेस्टिवल सीजन के आने वाले में भी शायद इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो जो एक स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। और दूसरी बात कि बहुत जो मार्केट के जो खिलवाड़ जो हैं वो समझ रहे हैं कि जो केविन वॉश का जो जैक्सन होल में जो उनका एक बहुत ही एक घंटे 1.5 घंटे बाद मेरे ख्याल से जो वायोमिंग में जो हर साल में एक कॉन्फ्रेंस होता है जैक्सन होल में, वो उसको सारा विश्व के सारे जो मार्केट विशेषज्ञ हैं वो देखते रहते हैं कि उनका इन्फ्लेशन के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर और वैश्विक परिस्थिति के ऊपर उनकी क्या टिप्पणियां होंगी, क्या उनके इंगित होंगी, उसको देखते हुए और जो खबरें में जो आ रही हैं आज के मार्केट में जो लगा मुझे कि जब मार्केट चल रहा था कि शायद वो एक ऐसा एक संदेश देंगे जो संदेश मार्केट के लिए उतना बुरा नहीं हुआ है, उसके लिए भी एक आशाजनक एक मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है। Well, AKB, given us a strong summary of what happened in the market today and what are the influences for the market as well. The IIP figures for the month of July, which is gone up by 6.7% and it covers 4 sectors. It came after market hours, so clearly it should have an impact when market reopens next week starting Monday. Well, you are underestimating the market's intelligence mechanism. The market's intelligence mechanism is such that they anticipate these numbers, and these numbers were already doing the rounds, that particularly the manufacturing sector has done very well, which is why the market is reacted even before the numbers were officially made public. Because the PMI for July and August is well above 50, Absolutely. which shows expansion and not contraction. So yes, I do agree with what you are saying. Just coming back to what's happened today in the market, despite the closing auction session for the F&O expiry, the market still went up today. What is it about the market today, apart from information technology,
that is really, fueling that kind of confidence. You mentioned about banking as well. Bank Nifty fell only by 14 points, that index, but the PSU banks went up by 1.3%. Why is that? Well, there is a certain clouded outlook on credit. The banking sector is, in a sense, split quite wide open, whereas the public sector credit outlook is far, far better, and their performance criteria measured by the net NPAs, net non-performing assets, is as good, if not better, than the private sectors. On the contrary, the private sector, private banks are still struggling with how to take care of the credit. The credit demand growth is still very tepid. So, which is why you will see that if you take the overall banking sector, they have done well, I think 1.14% increase. But if you look at the public sector banks, their performance has been far better, as you rightly pointed out, than the private sector bank. What is the scope for mid-cap 100 and the small-cap 100 index? So they have just gone up very marginally. But typically when you see the large-cap index, Sensex and Nifty go up, then mid-cap and small-cap also go up in a way disproportionately higher. But that's not the case in the market today. That's because the mid-cap and the small-cap had suffered a significant erosion in their value in the previous many sessions, and I think what you are seeing is probably an upside to the mid cap as well as the small cap, more with the small cap, where the upside looks to be on the higher, on a fairly significant than what we are seeing on the large cap. Because if you have noticed that in the previous many sessions, mid cap took a big hit, small cap took a smaller hit, and now it's time for the mid cap and the small cap to probably make some recouping. So typically we talk about FIIs, FPIs finding value in our markets, and they have been the net sellers so far. What is the strategy of the DII, the domestic institutional investors, mutual funds, insurance companies? What are they looking for in terms of valuation in our markets right now? Well, right now, I think the domestic institutional investors are not really looking at the valuation. On the contrary, they're trying to keep their powder dry in light of many IPOs that are going to hit the market, number one. Number two, the government is going to sell stakes in some of their companies, particularly the IDBI Bank. So the domestic institutional investors are actually waiting in the wings, keeping their powder dry, maybe booking some games and keeping the money so that they can make the right investments in these IPOs as well as the disinvestment offers. Well, let's move on to now some macroeconomic data. India's industrial output growth as measured by the Index of Industrial Production expanded by 6.7% in July this year on an annual basis. The July data indicates that industrial activity continued to expand at a healthy pace, although the pace of growth moderated from the revised June level. The sharp upward revision in June IIP growth to 8.8% from 7.3% also indicates that the industrial momentum entering the July quarter was stronger than initially estimated. According to government data released today, manufacturing, which carries the heaviest weight in the index, grew by 7.3%, while electricity and gas supply posted a 8.7% expansion in July. Water supply, sewerage and waste management rose by 7.4%. However, the mining sector proved to be a laggard, posting a negative growth of 0.9% last month. AKB spoke about strong July numbers and how the market has also managed to predict that there would be strong July numbers as well, again based on what the PMI manufacturing is for July and August. For August is 52.9. My question is, why is mining seeing a negative growth of 0.9%, even though if you look at the index of core industries data for the month of July, which went up by 5.4%, out of the 9 sectors, you have iron ore, which actually saw a rise of 29.5% in terms of its output, and coal
also saw a rise of 7.6%. These are both commodities and they are both dependent on mining. Well, what is happening is that in July there was a sudden, especially in the latter half of July, there was a sudden surge of rains and the monsoons had picked space. And as you would know, that in the month of July, the mining sector and the quarrying sector, they normally traditionally do not come up with good numbers. They actually very often shows in a negative contraction. Now you will naturally point out that it is July last year also something similar, but this year the July, the second half, has suddenly surged. The monsoon, there was the rains had surged, and almost virtually all activities but mining and even some sectors like cement saw a downtrend, and which is why the mining and the quarrying, the numbers are very unimpressive. But I think it's very important to note that the manufacturing, if you look at the April-July combined number, is still at a very healthy above 6.5%. So it's still not what it ought to be. It should be manufacturing in a country of India's nature and complexity, should be in double digit. But still, I would say that reaching a level of 6.5 is a good sign. यहाँ पर एक भी समझना चाहेंगे कि जून की तुलना में थोड़ा सा हम वृद्धि दर में थोड़ा सा हम कमी देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये आंकड़े क्या विश्वास दिला रहे हैं हमें इस पूरे वर्ष के यदि अवधि को हम देखें तो जुलाई में जो अनुमान था उससे बेहतर प्रदर्शन रहा। जरूर आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। मुझे जो ये लग रहा है कि जो आईआईपी नंबर जो है ये वैल्यू बेस्ड नहीं है, ये वॉल्यूम बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि ये कितने हजार यूनिट या कितने लाख करोड़ यूनिट प्रोडक्शन हुआ है उसको ये आकलन करती हैं, ना कि इनके दाम आकलन करती हैं। तो उस तरफ से अगर आप देखेंगे ये वॉल्यूम बेस्ड आईआईपी जो है ये दर्शाती है कि जो एसेंशियल मार्केट में जो डिमांड जो है आपकी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो डिमांड जो है वो अभी भी काफ़ी स्वस्थ हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड को मेंटेन करें तो हमें चिंता की बात शायद थोड़ी कम होगी। जो हम पहले जब वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद बारिश न आने के बाद में जो हमारा जो आउटलुक तो था वो इतना था, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे जीडीपी ग्रोथ जब आकलन आएगी, देन फर्स्ट क्वार्टर का और सेकेंड क्वार्टर का हम काफ़ी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान 12 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 729 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 9 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़ी और ये स्तर 591 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। वहीं स्वर्ण भंडार में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 114 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के सुरक्षित भंडार में 26 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 4 अरब 90 करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच गया है। उधर विशेष आहरण अधिकार यानी एसटीआर में 112 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 18 अरब 80 करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। एक भी रिकॉर्ड स्तर पर मुद्रा भंडार अपना पहुंचा है। क्या दर्शा रहा ये और किन कारणों से इसमें यह बढ़ोतरी हम देख रहे हैं? देखिए, अगर जब पश्चिम एशिया में जब युद्ध छिड़ा उसके बाद तेलों के दाम बढ़े तब हमारे पास उस समय करीबन 722 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा कोष था। उसके बाद ये काफ़ी नीचे आ गया था, करीबन 680 तक 685 तक आ गया था। और आपको ये शायद नोटिस करेंगे ये नंबर जो हैं ये 21 अगस्त के नंबर हैं और 21 अगस्त तक हमारी जो नई जो स्कीम्स जो थी FCNR-B के नीम्स जो NRI के जो पैसे जो आ रहे थे वो पैसे काफ़ी अंदर आए हैं। करीबन 50 बिलियन डॉलर या 56 बिलियन डॉलर की पैसे जो आए अगस्त 31 तक उसका अवधि है वो आएंगे। मुझे लगता है कि ये अभी नहीं है और भी थोड़ा बढ़ेगा और ये
बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी जो मंथली इंपोर्ट की जो बिल जो है वो 10 महीने नहीं, शायद 11 से 12 महीने तक की हमारी जो कैपेसिटी है उसमें वृद्धि होगी। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिभंगी से एक्सटर्नल सेक्टर की ये जो छवि जो है, ये मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव एक सिग्नल है। यहाँ पर श्रोताओं के हित में एफसीएनआरबी ने किस तरह से भूमिका निभाई, बहुत संक्षेप में ये एनआरआई को एक फैसिलिटी दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि वो अपनी जो विदेश के मुद्रा यहाँ पे वो जमा कर सकते हैं और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सब्सिडी भी देगी, जिससे कि और जो काफ़ी कमर्शियल बैंकों ने उनका लेवरेज देकर वो पैसा यहाँ पे ला सकते हैं। तो जो समस्या नॉर्मल जो एनआरआई डिपॉजिट में होता है कि एक्सचेंज रेट के जो तारतम्य जो होता है उससे ज्यादा इंसेंटिवाइज नहीं होते हैं, इस इंटरेस्ट रेट की जो स्ट्रक्चर जो थी वो उससे एनआरआई ने काफी उनका लाभ उठाया और इसीलिए करीबन $56 बिलियन का पैसा अभी तक आ चुका है। जी। In more news, Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact in the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people across the country. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The scheme was launched by Prime Minister Modi on this day in 2014. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. We have a report. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. The average deposit per account is 5,356 rupees. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, 78% of the accounts have been opened in rural or semi-urban areas, and approximately 56% of the accounts are owned by women. Over 41 crore rupee cards have been issued to Jan Dhan account holders. The scheme has also empowered millions, particularly the marginalized sections, to access banking and financial services to improve their socio-economic conditions. Due to initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, India's financial inclusion index has risen from 53.9 in 2018 to 67 this year, showcasing deeper access to credit, insurance, saving and digital payments. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के बीच कनाडा के टोरंटो में आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान में कहा कि ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में हुई बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किए गए वादे को आगे बढ़ाती है। दोनों देशों ने 2026 के अंत तक भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत पूरी करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों और घरेलू नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच वित्तीय और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की। मंत्रियों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $70 बिलियन कनाडाई डॉलर तक बढ़ाने की इच्छा को भी दोहराया। भारत ने जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। और आगे बढ़ते हैं to the Asian markets. और नजर डालें एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया पर। वहां कोस्पी सूचकांक 1.8% बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया। उधर जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.4% की वृद्धि हुई। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो ताजा समाचार मिलने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.6% ऊपर कारोबार कर रहा था, जबकि लंदन के FTSE 100 में 0.2% की बढ़त दिख रही थी।
Moving on to the US stock market. US stock markets ended higher yesterday, supported by chip stocks after a leading semiconductor firm reported better than expected results and strong guidance. Among the major indices, the Nasdaq Composite surged 1.6%, the S&P 500 rose 0.7%, and the Dow Jones Industrial Average gained 0.2%. Investors are keeping a close eye on the Fed Reserve's annual symposium in Jackson Hole, Wyoming, where Kevin Walsh is slated to deliver a keynote speech tonight. AKB, what's the importance of this speech where the title of the program is called Financial Innovation, Implications for Payments and Policy? Because typically when we look at the Fed Reserve, we're talking about the discount rate, which is at 3.75%, the Fed funds rate, which is effectively at 3.63%, and there is a backdrop of buyback of treasuries, and that is expected to double by September 9. How do you see inflation as being a very important topic on which there is going to be discussion and debate? Well, Jackson Hole is a conference where it is the Fed Reserve Chairman's speech which holds the center stage. There is no debate or discussion that happens on the stage, but what he says on inflation, on jobs... It'll invoke one. Sorry? A debate and discussion, it'll invoke one based on what he says. But that doesn't happen at the Jackson Hole conference itself. What happens is it sets off a chain reaction among experts, market participants, other Fed governors. They do that. So it doesn't get discussed in Jackson Hole. The very structure of Jackson Hole is that you don't discuss these things on the forum, but these things get amplified outside Jackson Hole. So in this case, what the governor says about inflation, about the monetary policy management, and most importantly the job situation, and whether it gives a signal on whether interest rates will have to be raised or not, which is the big issue and big debate right now going on. People will try to suss the Fed governor's speech in the way they want to understand. In more news, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said renewed diplomacy with Washington remains possible if the US changes its approach and abandons coercion. Mr. Araghchi said in a social media post that the US should build trust, speak respectfully, acknowledge our rights and uphold commitments. He also described recent talks with Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Al Thani as productive and creative. Moving on to the crude oil market, global crude oil prices eased today. Brent crude was trading 0.5% down at $89 and 30 cents per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.8% lower at $82 and 84 cents per barrel when reports last came in. आइए श्रोताओं, आपको लिए चले अंतिम चरण में सर्राफा बाजार। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.7% बढ़कर 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी 1.8% बढ़कर 2,43,892 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से के भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rise. Sensex adds over 300 points. Nifty settles nearly 24,200 level. India's industrial output grows by 6.7% in July this year. And India's foreign exchange reserves surged to a record high of $729.3 billion as of the previous week. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.